Okay, now next module is electromagnetism. Okay, it is very important module और ये आपका 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है और साथ में 12th में और डिटेल में। तो अगर एक तरह से आप ध्यान से देखना चाहें तो जो चीज़ें आप 9th में पढ़ते हैं, हाँ, इट्स लाइक अ समरी और यू कैन से सिनॉप्सिस टू व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन 11th क्लास, ठीक है। और सिमिलरली जो चीज़ें आपने 10th में पढ़ी हैं वही चीज़ें आप और डीपली और डेप्थ के साथ यू स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड। तो अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो ब्रांच है इसमें अब फंडामेंटल जो क्वांटिटी है दैट इज़ नो लॉन्गर मास। हम यहाँ पे अभी तक मास के बारे में स्टडी कर रहे थे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, ठीक है, यहाँ भी हम मास लिया था। लेकिन अब यहाँ हम बात कर रहे हैं चार्ज के बारे में। चार्ज, अब ये चार्ज क्या है? देखिए चार्ज को समझने के बहुत सारे अलग अलग एंगल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशंस भी हैं। अब एक सिंपल सा तरीका है चार्ज को समझने का कि चार्ज एक्चुअल में एक मास ही है, लेकिन एक ऐसा मास जिसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुआ है जिसकी वजह से वो दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। अच्छा, अब ये कैसी फोर्स एक्सर्ट कर सकता है? क्योंकि फोर्स तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हर एक मास दूसरे मास पे लगा रहा है एंड दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। लेकिन ये फोर्स कुछ ऐसी है कि जो अट्रैक्टिव तो हो सकती है बट साथ में रिपल्सिव भी होती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दैट पार्टिकल। अब ये जो चार्ज है देखिए दो तरह का है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो हम जब लेक्चर्स में जाएंगे तो विल डिस्कस देयर। लेकिन फिलहाल जो चार्ज है वो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है एक पार्टिकल के ऊपर जिसकी वजह से वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन वो पार्टिकल का नेचर कैसा है। और ये डेवलप कैसे होता है? ऑफ कोर्स जब इलेक्ट्रॉन निकलता है एटम से या इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, डिपेंडिंग ऑन दैट पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे हमने चार्ज के बारे में अब स्टडी करना है और चार्ज के हमारे पास दो मेजर यहाँ पे ब्रांचेस आएंगे एंड दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्टेट। इफ चार्ज इज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पे हो सकता है, दूसरी एक स्टेट हो सकती है कि चार्ज मोशन में है। अब अगर चार्ज रेस्ट पे है तो ये जो ब्रांच निकल के आती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर चार्ज मोशन में है तो अब दो पॉसिबिलिटीज़ है ना मोशन की भी। एक पॉसिबिलिटी है कि ये एक नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, यूनिफॉर्म मोशन, स्टेडी। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। अब अगर ये एक्सेलरेशन इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ से जो ब्रांच निकल के आती है इसमें हम अभी डिस्कस करेंगे, दैट ब्रांच इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वहाँ से ब्रांच आती है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब ज़रा इसमें देखते हैं, पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करेंगे चार्ज एट रेस्ट। पहले इसमें हमने वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो चार्ज है, एक तो चार्ज डेवलप कैसे होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और कुछ एक लॉज हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस करना है। फिर इसके बाद हमने देखना है कि हाउ चार्जेस इंटरैक्ट, हाउ चार्जेस इंटरैक्ट। और ये कौन बताता है? ये वेरी फेमस कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हमें बताता है कि चार्जेस कैसे इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर? नाउ आफ्टर दैट वील सी हेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक जो चार्ज पार्टिकल है वो किस तरह से फील्ड डेवलप करता है अपने, उसके चारों तरफ एक फील्ड होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और जो उसमें कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया, फिर इसमें हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट का, ठीक है, और फिर हम इसमें पढ़ेंगे गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ, ये सब, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए जो हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ रखा होगा, वर्क पावर एनर्जी में हम कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और उसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस इन नेचर, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ते हैं, जिसको आप वोल्टेज भी बोलते हैं, ओके। तो इसमें आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट। और इसी के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दैट इज कैपेसिटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें इस मॉड्यूल में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिस्कस करना है। देन वी हैव करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने कहा कि एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो है, या बहुत कम स्पीड से पार्टिकल्स ट्रैवल करें। वो जो कॉन्सेप्ट वो कहाँ से आता है, वो आता है जो हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप क्या है करंट के साथ, ठीक है, वो इक्वेशंस हम देखेंगे। वहीं से हमारे पास निकलेगा रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, और वहीं से निकलेंगे हमारे रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ठीक है, और ओम्स लॉ ऑफ कोर्स, ये भी इसी में है, ओम्स लॉ, और रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और इनका कॉम्बिनेशन एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप इवन आगे जाएंगे तो KVL, KCL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, जो लोग 11th 12th बेस्ड एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं उनके लिए। अदरवाइज जो बेसिक 9th 10th लेवल है उसमें सिर्फ आपका ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट है सेट, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लाइक रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, बस इतना सा। फिर अगर मैग्नेटिज्म की बात करें, देखिए ये जो फील्ड आई मैग्नेटिज्म की, ये थोड़ी अलग तरीके से। इसमें क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओर्स्टेड। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक करंट कैरिंग वायर के पास उन्होंने एक इस तरह का, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक वायर है जिसके थ्रू करंट क्रॉस कर रहा है, ठीक। तो उन्होंने इसके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट रखा, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट रखा, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने ये इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा था तो ये डिफ्लेक्ट करना शुरू कर गया। अब अगर ये डिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ तो है, ठीक है। कौन सी फील्ड, अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब करंट जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात ऐसा लगा कि शायद इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। क्यों नहीं था, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जो हम डिटेल में तभी डिस्कस करेंगे। क्या एक बार उन्होंने चार्ज एट रेस्ट रखा इसमें, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, कोई उसमें डिफ्लेक्शन नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती, अगर आप चार्ज रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगती है तो ऑफकोर्स वो अपनी पोजिशन या अपनी स्टेट चेंज करेगा बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, लेकिन ऐसा उस पर नहीं हुआ। लेकिन अगर जब उन्होंने इसके अंदर एक चार्ज लॉन्च किया विद सम वेलोसिटी, तो उन्होंने देखा कि वो अपने एक्सपेक्टेड रूट से डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है वो किसकी वजह से हुई, इस करंट कैरिंग वायर के कारण। लेकिन इसके अंदर जो फील्ड है दैट इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फील्ड कुछ अलग है विच वॉज टर्म्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी में आप ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे बायट-सैवर्ट लॉ, जिसने और डिटेल में हम फॉर्मूला के टर्म्स में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट।
और इसी के बेसिस पे आपके आगे कॉन्सेप्ट्स बनेंगे लाइक सोलेनॉइड का, टोरॉइड का, ठीक है, साइक्लोट्रॉन, और we'll be discussing about very important application that is DC motor। जब फोर्स किस तरह से डेवलप होती है एक करंट कैरिंग कॉइल के आसपास, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आगे आएगा, दैट विल बी एक जंक्शन विच इज़ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो था एक करंट कैरिंग कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डेवलप होना, और क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी करंट इंड्यूस हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे, उन्होंने ये रिलेशनशिप निकाला। उन्होंने बोला कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करे, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब किसी एरिया से क्रॉस करता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर वो वेरिएबल है, अगर वो वेरी कर जाता है, ठीक है, तो उसके कारण एक सर्किट में करंट इंड्यूस हो जाता है या EMF इंड्यूस होता है। अगर वो सर्किट कंप्लीट है, बंद है, तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। सो दैट वाज व्हाट फैराडे टोल्ड अबाउट, ठीक है। तो EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और इसी के बेसिस पे आपकी जो एप्लीकेशन आती है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का, ठीक है, AC जनरेटर का, और फिर यहीं से ही आपके आगे AC DC, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट के कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं। और हम इसमें ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एंड सो ऑन। तो ये पूरी डोमेन जो है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसमें ये काफ़ी बड़ा है, लेंदी मॉड्यूल है ये वाला, और मैथमेटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा इसमें यूज़ होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल इज लाइट और ऑप्टिक्स। अब देखिए, ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट ओनली। अब यहाँ पे जब हम लाइट की बात करते हैं तो हम लाइट के डुअल नेचर को समझा। बाय मैक्स प्लैंक इट वाज एक्सप्लेन दैट लाइट हैज़ डुअल नेचर, मीन्स इसका पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। अब अगर पार्टिकल नेचर के बेसिस पे हम बात करें तो लाइट हैज़, उस स्टडी को हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। जब हम लाइट की स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर, तो वी कॉल इट एज रे ऑप्टिक्स। और जब वेव नेचर के बेसिस पे पढ़ते हैं देन दैट इज नोन एज वेव ऑप्टिक्स। अब इसमें कौन कौन से मेजर एरियाज है या टॉपिक्स हैं ऑफ डिस्कशन, दैट इज फर्स्ट वन विल बी, इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन फिनोमिना जो हम चर्चा करेंगे, दैट विल बी डन फॉर प्लेन मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स, ठीक है, और उनकी एप्लीकेशन, रे डायग्राम्स एंड ऑल, ठीक। फिर रिफ्लेक्शन के बाद वील बी डिस्कसिंग रिफ्रैक्शन। ये है बेंडिंग ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट passes from one medium to another with different refractive index, ठीक है। जब उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी अगर अलग अलग है दो मीडियम्स की, और उसके थ्रू अगर लाइट क्रॉस करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जिनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी, तो वहाँ जो फिनोमिना देखने को मिलता है दैट इज बेंडिंग होती है लाइट का, ठीक है। दैट मे बी अवे फ्रॉम नॉर्मल, दैट मे बी टूवर्ड्स नॉर्मल, डिपेंडिंग ऑन द केस। तो उस फिनोमिना को वी कॉल रिफ्रैक्शन। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है लाइक एपरेंट डेप्थ का या एपरेंट हाइट का, मतलब बर्ड ने एक मछली को देखा तो उसकी हाइट कुछ और दिखती है, ठीक है। या आपको कॉइन पानी के अंदर आप देखते हैं तो आपको कॉइन लगता है कि थोड़ा शैलो है, या आपको कई बार लेवल जो है पानी का वो थोड़ा शैलो लगता है। तो वो जो फिनोमिनाज है वो कहाँ से है, वो ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर इसी में आगे और बढ़ें तो हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, जिसमें एक मेजर स्नेल्स लॉ है वो डिस्कस करना है। फिर इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक फिनोमिना
हम डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पे जिसको आप डायमंड की एक्सप्लेनेशन अगर लेना है तो वी नीड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। व्हाट इज़ दैट, वील डिस्कस इट देयर। उसमें मिराज का कॉन्सेप्ट है और आपके ऑप्टिकल फाइबर्स हो गए, तो ऑल दोज थिंग्स वी डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन डिस्कस किया, देन विल बी टॉकिंग अबाउट थर्ड फिनोमेना, दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन विच इज एक्चुअली स्कैटरिंग, एक वाइट लाइट का 7 फंडामेंटल कलर्स में टूटना, ठीक है, जिनको हम लिखते हैं विबग्योर से, आप सब ने पढ़ रखा है। सो डिस्पर्शन फिनोमेना विल बी डिस्कसिंग है, ओके। तो इसी में ही आपका आगे हम जो रिफ्रैक्शन है, इसी में ही आपके लेंसेज भी आते हैं, स्फेरिकल लेंसेज हैं, आपके कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंसेज, आपका माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और उनके एप्लीकेशंस, ठीक है। एंड इवन आपके जो ह्यूमन आई में जो डिसऑर्डर्स हैं उनको करेक्ट करने के लिए भी जो हम लेंसेज डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ ऑल, दे आर ऑल बेस्ड ऑन दिस फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है, इसमें मैथमेटिक्स बेसिक ज्योमेट्री यूज़ होती है। इसका नाम इसलिए, रे ऑप्टिक्स का एक और नाम है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जो आपने बेसिक 5th-6th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री पढ़ी है, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, ठीक। नाउ यू हैव वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स जो है ये मेनली जो भी बच्चे 9th-10th लेवल के एग्ज़ाम वाले हैं उनके लिए वेव ऑप्टिक्स नहीं है, और 11th-12th वालों के लेवल में भी कई एग्ज़ाम्स है जिसमें वेव ऑप्टिक्स है, और कई हैं जो नहीं वेव ऑप्टिक्स में जाते। तो वेव ऑप्टिक्स में मेनली जो फिनोमिनाज हैं, दैट इज़ एक फिनोमिना आप इंटरफेरेंस का फिनोमिना डिस्कस करते हैं, जिसमें आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देन यू हैव डिफ्रैक्शन, और यू हैव इंटरफेरेंस, interference, diffraction, and third one is polarization, ठीक है। तो ये फिनोमिनास क्या हैं, all that we'll be discussing there. So this is actually the overview of entire syllabus. किस तरह से आपका 9th क्लास, 10th क्लास, 11th and 12th क्लास डिज़ाइंड है, ठीक है। नाउ अब अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी एग्ज़ाम, कौन से एग्ज़ाम के लिए आप अपियर हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट विल बी हैविंग सेपरेट वीडियोस कि कौन से एरियाज़ में हमें स्ट्रेस करना है, कितना इम्पोर्टेंस हमें देना है। यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड आप कौन से पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो वील हैव अनदर वीडियो फॉर दैट, बट राइट नाउ दिस इज़ द ओवरऑल व्यू फॉर फिजिक्स, ओके। सो थैंक यू सो मच।